नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे, भारत का संवैधानिक विकास और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम अपने ने चर्चा कर चुके थे। उन अधिनियमों में लास्ट और अंतिम अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ कर चुके थे और इसके बाद कुछ अधिनियम और हैं छोटे से, जिनमें एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, तो उनके पर भी आज अपनी कुछ चर्चाएं करते हैं। तो देखिए, 1784 के अधिनियम के बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया, जिसे इतिहास में 1786 का संशोधन अधिनियम कहा जाता है। संशोधन अधिनियम, अब आप समझिए कि संशोधन करके लाया गया। अब क्या संशोधन किया गया, पहली बात, और क्यों संशोधन किया गया। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि इस अधिनियम को लाने के लिए संशोधन क्यों किया गया। क्यों का जवाब देखिए। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल बनाए गए कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आप जब इतिहास पढ़ते हो तो कॉर्नवालिस का नाम अच्छे से जानते हो आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए कि ये भारत आने से पूर्व ये अमेरिका में कार्य कर रहे थे और अमेरिका में चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, और उसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ, और उसी के बाद इनको भारत में भेजा जाता है। लेकिन ये अपनी शक्तियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, अपने पावर्स के साथ। तो इन्होंने कहा कि मैं उन्हीं कुछ शर्तों के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल बनने को तैयार हूँ। तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए एक अधिनियम में संशोधन करके इनके लिए कुछ अधिकार या अधिनियम में जोड़े गए। उन शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कॉर्नवालिस को आप जान गए, गवर्नर जनरल। अब इनके द्वारा इनको जब लाया गया तो क्या महत्वपूर्ण चीजें थी जो संशोधन में करी गई। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इनके कहने पर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को, किसको? गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब कि गवर्नर जनरल के पास अब ऐसी पावर होगी कि वो परिषद के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों को निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ताकत क्या हो गई? परिषद के ऊपर शक्तिशाली बना दिया गया। किसको? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ये नहीं चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी या कोई नियम बनाऊं और उसमें कहीं ना कहीं परिषद का कोई हस्तक्षेप हो। तो इसके कारण कहा गया कि आज से आपको ये ताकत दी जाती है कि आपके पास वो अथॉरिटी होगी कि आप परिषद के जो भी निर्णय हैं उन निर्णयों को आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो? निरस्त कर सकते हो। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वीटो पावर। दूसरी, गवर्नर जनरल जो था उसको तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। तीनों सेनाओं का सभापति या सेनापति बना दिया गया। अब आप समझिए क्या होता है सेनापति, आप समझने की कोशिश करें। आज की तारीख में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है? कमांडर इन चीफ है। सेम वही भूमिका किसकी थी? गवर्नर जनरल की थी। तो कॉर्नवालिस के पास 2 पावर्स दी गई। एक तो वीटो पावर दे दी गई, उसको शक्तिशाली बना दिया गया। उसके पास किसी भी जो भी निर्णय परिषद लेती है उसको वीटो कर सकता है, और उसके द्वारा, परिषद के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया उस निर्णय को निरस्त करने की अथॉरिटी हो जाएगी। और तीनों सेनाओं के ऊपर क्या होगा? वो सेनापति के रूप में कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा क्या बना दिया गया? शक्तिशाली बना दिया गया। इसी शक्तिशाली बनाने के स्वरूप मैंने कहा पिछले अधिनियम में भूमि बंदोबस्त के बारे में बात की गई। तो स्थायी भूमि बंदोबस्त भी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका मेन उद्देश्य वही था, मैंने आपको कहा था कि सरकार ये चाह रही थी कि कंटिन्यू राजस्व की प्राप्ति हो सके और निश्चित
आय प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं कि कभी कम और कभी ज़्यादा। इसके लिए इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा मैंने आपको कहा सिविल सेवा भी इनके द्वारा प्रारंभ की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। पुलिस सेना के द्वारा पुलिस भर्ती, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किए गए? कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन अपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, अपने अधिनियम को पढ़ रहे हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यह अधिनियम किसके लिए लाया गया? स्पेशल कॉर्नवालिस के लिए। और इस अधिनियम में कॉर्नवालिस को क्या दिया गया? एक तो कहा गया वीटो पावर है। वीटो पावर के साथ साथ आप किसी भी निर्णय को क्या कर सकते हो? निरस्त कर सकते हो। निर्णय को निरस्त करने का अधिकार। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरा, तीनों सेनाओं का क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। कौन सा? 1786। इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अधिनियम आता है 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं। तो चार्टर एक्ट के अंदर आपको समझ में आना चाहिए पहले तो कि इससे पहले जो एक अधिनियम लाएगा 1773, उसके ठीक 20 साल के बाद इसको लाया गया। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 20 वर्ष के लिए कार्य दिया गया। किसको? कंपनी को। तो उसका कार्य लगभग पूरा हो रहा था। तो उस कार्य को आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या कहा गया कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए, किसके लिए? कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति, यानी कि जैसे भारत में नहीं होता कि आरक्षण को हर 10 वर्ष के बाद बढ़ा दिया जाता है, सेम वैसे ये था कि कंपनी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 20 वर्ष के लिए जो कार्य अधिकार दिया गया, उसको फिर ठीक 20 वर्ष के बाद उसके कार्य के क्षेत्र को वापस बढ़ाकर 20 वर्ष के लिए कर दिया। यानी कि कंपनी अब 20 वर्ष के लिए और व्यापार कर सकती है। दूसरा, जो नियंत्रक मंडल था, आप कहोगे कौन सा नियंत्रक मंडल? मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और इसके अलावा उनके ऊपर जो भी खर्च किया जाता था, उन सब का जो भी खर्चा होगा, जो भी वेतन होगा, वो सब किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि भारतीय खजाने पर लूट प्रारंभ हो गई कि अब जिस प्रकार का इनका वेतन, पेंशन, जो भी कार्य किया जाएगा, वो सब कहीं न कहीं पर उसको देने के लिए भारतीय खजाने को लूटा जाएगा। ये कहीं न कहीं वो ड्रेन ऑफ वेल्थ, वही धन निष्कासन का सिद्धांत। भारत से अब बड़े स्तर पर पैसा बाहर जाने लग गया किसी न किसी के माध्यम से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था चार्टर एक्ट। आपको इसमें 2 इफेक्ट याद रखने, कौन कौन से? एक तो 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी गई, और वो अधिनियम जिसके तहत जो भी तनख्वाह, पेंशन या वेतन जो भी दिया जाता था, उन सब का भार किसके ऊपर डाल दिया गया? भारतीय राजस्व पर। और आपको पता होगा कि ये जो राजस्व या वेतन जो भारतीय राजस्व पर डाला गया, भारतीय खजाने पर डाला गया, ये कब तक रहा? अगर कोई स्टूडेंट देखता है तो उसको याद आना चाहिए कि ये व्यवस्था कब तक रही? 1919 के एक्ट तक ये व्यवस्था बनी रही। यानी कि जो व्यवस्था 1793 में स्टार्ट हुई थी, वो लगभग 1919 का जो अधिनियम है, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उस समय तक ये कंटिन्यू लगातार बनी रही। 1919 में जाकर इस अधिनियम में क्या हुआ? इस व्यवस्था में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। जब हम 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, जिसे आप इतिहास में जानते हो, 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, अब समझिए, ये चार्टर एक्ट वही ठीक कितने वर्ष के बाद?
20 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब वापस कंपनी को क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए पुनः व्यापारिक अनुमति दे दी गई। व्यापारिक अनुमति दे दी गई। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन इस समय इस अधिनियम में बहुत कुछ संशोधन हुए। कारण है, इससे पहले का जो थोड़ा सा पहले का समय है, उस समय यूरोप के अंदर एक महान सम्राट का शासन चल रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई, महाद्वीपीय व्यवस्था। और उस महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जितना भी ब्रिटेन के देश जो भी एक दूसरे से क्या कर रहे थे, यूरोपियन देश व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार को उसने रोक दिया कि कोई भी ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। उससे क्या हुआ, जितनी भी ब्रिटेन की और सारी कंपनियां थीं उनको बड़े स्तर पर क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। जब बड़े स्तर पर नुकसान होने लगा, व्यापारिक घाटा होने लगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार और सम्राट के सामने अर्जी लगाई। और अर्जी में ये कहा गया कि हमें भी ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने की क्या दी जाए, छूट दी जाए। और इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पहली बार जो कंपनी लगातार चल रही थी अपने व्यापार के लिए, उस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार। तो दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति तो दे दी, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका कहने का मतलब कि अब भारत में ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े स्तर पर क्या किया, विरोध किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान अगर होता तो किसको होता, कंपनी को। तो इस कंपनी को खुश करने के लिए कहा गया कि आपको 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अनुमति तो दी ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए एक तो चाय और एक चीन, चाय और चीन पर आपका एकाधिकार बना रहेगा। यानी कि चाय के साथ और चीन के साथ, यानी कि चाय का व्यापार आप कर सकते हो और कोई भी कंपनी चाय का व्यापार नहीं करेगी। और दूसरा चीन के साथ, चीन के साथ भी आपके अलावा कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तो ये कुछ प्रोटेक्शन दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि प्राचीन कंपनी थी, लगातार बड़े स्तर पर अपने स्तर पर भारत में लगातार व्यापार कर रही थी, तो उसको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया कि पहला तो आपके इस समय पीरियड को जैसा है वैसे का वैसा ही रखा जा रहा है। दूसरा, आपके एकाधिकार तो समाप्त किए जा रहे थे, लेकिन 2 क्षेत्र में आपको अभी भी एकाधिकार प्राप्त हैं। किसमें? चाय में कोई और कंपनी चाय का व्यापार नहीं करेगी, और दूसरा चीन के साथ भी आपके अलावा कोई और कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तो कुछ न कुछ मरहम लगाने की कोशिश की गई, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि आपसे पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकारों को कब समाप्त किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट वो अधिनियम है जिसके तहत कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण घटनाएं और घटती हैं। एक तो भारत में पहली बार, प्रथम बार शिक्षा पर बजट दिया गया। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा को लेकर कोई कार्य किया गया और कहा गया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष केवल और केवल शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। इसका एक कारण यह था कि चार्ल्स जो निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे, उन निर्देशक मंडल के अध्यक्ष को वो ये मानते थे
कि भारत के लोग शिक्षित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी और शिक्षित तो है ही नहीं, साथ साथ में उनको ये पता भी नहीं है कि वो ज्ञानी भी नहीं है और अशिक्षित भी नहीं है। इसलिए उनके अंदर एजुकेशन को या पाश्चात्य शिक्षा को शामिल किया जाए, उनके एजुकेशन स्तर को बढ़ाया जाए, जिससे वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, कुशल बना सके। तो पहली बार शिक्षा पर बजट पेश किया गया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि भारतीय लोग बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें अज्ञानता, अपनी अज्ञानता का ही पता नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, ये कार्य किया गया। इसके अलावा हिस्टोरिकल पार्ट अलग होता है, उसको अगर पढ़ोगे तो उसका परसेप्शन अलग होगा, लेकिन यहां पर हम केवल अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया, ईसाई मिशनरियों को, प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार की छूट, धार्मिक प्रचार कर दो या धार्मिक शिक्षा की छूट दे दी गई। यानी कि बिशप को और पादरियों को भेजा गया और उनको कहा गया हाँ आप भारत में जा सकते हो, और भारत के अंदर जो हैं ऑलरेडी वो आप अपनी धार्मिक शिक्षा को दे सकते हो, उसको फैला सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य था धर्मांतरण करना। क्या करना? धर्मांतरण करना। और आज भी आप देखते हो बड़े स्तर पर भारत में क्या किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। ये व्यवस्था उसी समय से, कौन से, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रारंभ की गई। तो इन 3 अधिनियमों के बारे में अब छोटा सा टॉपिक था, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक था। फिर मैं आपको बता देता हूं, कुछ फैक्ट आपको याद रखने। संशोधन अधिनियम किसके लिए लाया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। क्यों लाया गया? कॉर्नवालिस कहां से आए? यूएसए से। क्या हो गए थे? वहां पर पराजित हो गए थे। किससे हो गए थे? आपको इतिहास में थोड़ा जाना, जॉर्ज वॉशिंगटन से, जो वहां का सेनापति था। आगे चलकर आपको पता है क्या बना? राष्ट्रपति बना। उससे पराजित हो गए, भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा मैं अपनी शर्तों पर कार्य करूंगा, और उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए एक संशोधन अधिनियम ला गया, और उसमें 2 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को। एक तो गवर्नर जनरल को वीटो दे दी गई, परिषद के किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकता है। दूसरा, तीनों सेनाओं का उसको क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था क्षेत्र का क्षेत्राधिकार या विस्तार किया जाए, अंग्रेजी साम्राज्य का धीरे धीरे क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। इसी कार्य को कॉर्नवालिस के बाद वेलेजली भी क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा समझना। और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, जिसका एक उद्देश्य होता है कि निश्चित मात्रा में और अनवरत कंटिन्यू एक धन की प्राप्ति हो सके, और इसे धन निष्कासन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि वो जो कंपनी जिसको 20 साल की अथॉरिटी दे रखी थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उस अथॉरिटी को आगे कंटिन्यू करने के लिए लाया गया, और कंपनी को 20 वर्ष की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। साथ साथ में किया गया कि जो भी निर्देशक मंडल या गवर्नर, उनके जितना भी जो खर्च होगा वो खर्च कहीं ना कहीं भारतीय खजाने से दिया जाएगा। तो समझिए, भारतीय खजाने को लूटना शुरू कर दिया गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया आपको पता है? वही यहां से लेकर यहां तक कितने साल हो गए? 20 वर्ष हो गए। तो सिंपल सी बात है, पहली तो रिकमेंड यही थी कि कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। तो पहली अथॉरिटी होगी। और उसी समय मैंने आपको कहा था, फ्रांस के अंदर, या फ्रांस का राजा कौन? नेपोलियन बोनापार्ट अपने क्षेत्र का विस्तार लगातार कर रहा था, पूरे यूरोप पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उसी दृष्टि से वो एक व्यवस्था लेकर आया जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है, जिसके तहत ब्रिटेन या इंग्लैंड के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की बड़ी संख्या में मात्राओं में कंपनियों के पास कार्य नहीं रहा, उनका व्यापार लगातार गिरने लगा। परिणाम स्वरूप उन कंपनियों ने ब्रिटिश सरकार से और सम्राट से क्या लगाई? याचिका लगाई, और याचिका के परिणाम स्वरूप उन कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। इसका परिणाम भी आपने देखा होगा, भारत के अंदर इससे बड़ा नुकसान हुआ। भारत का जो खुद का
उद्योग था, खुद का कुटीर उद्योग था, उसमें बड़ी मात्रा में क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर बड़ी संख्या में कंपनियां आ गई और उन कंपनियों ने भारतीय माल को बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर छोड़ दिया। ये चीज आपको तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब भारत में अन्य कंपनियां बनने लगी, कंपनी को कुछ प्रोटेक्शन दी गई। कहा गया चाय और चीन पर अभी भी आपका एकाधिकार रहेगा और कोई भी कंपनी इस पर कार्य नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम, भारत में पहली बार शिक्षा का प्रावधान इसी अधिनियम, इसी चार्टर के माध्यम से किया गया था। कितने? 1 लाख रुपए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, ईसाई मिशनरी। कौन से? ईसाई मिशनरी, ईसाई पादरी या फिर प्रचारक, धर्म प्रचारक, उनको भारत में धर्म प्रचार की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में बड़े स्तर पर क्या किया जाने लगा? धर्मांतरण किया जाने लगा। तो आज के 3 छोटे से टॉपिक थे जिनको समझने की थोड़ी छोटी सी बातें थी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। 1-2 क्वेश्चन आने की इनके बार इसमें संभावनाएं रहती हैं। तो इस टॉपिक को आगे आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में और जो बचे हुए अधिनियम है उन पर चर्चाएं करेंगे और बाकी की बात आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।